भारत के वज़ीर दिफ़ा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग। और भारत के लोगों ने शायद उसको अप्रिशिएट भी किया हो। मिलिटरीली तो ले सकता है इंडिया आज की तारीख में, क्योंकि मिलिट्री का भी कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान का नहीं रहा। बात यह है कि लोगों का क्या करेंगे, लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए होता है। मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि 2024 से पहले इंडिया अपना जो कश्मीर है वो वापस ले लेगा। भाव है वो काफ़ी सख्त है। उन्होंने कहा है कि भारत जब भी चाहे वो एलओसी को क्रॉस करके आज़ाद जम्मू और कश्मीर पे कब्ज़ा कर लेगा, और वो ऐसा करेगा। इंडिया विल डू इट, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत ये अज़ाइम रखता है। और आपको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं, जवाबन कार्रवाई नहीं होगी फिर? सर होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन क्या उसे इंडिया टैकल कर सकता है? बहुत इजीली टैकल कर सकता है। आज की अगर बात करें तो याद भी दिलाता चलूँ कि 22 फरवरी 1994 की एक भारत की पार्लियामेंट की करारदाद भी है, जिसके तहत भारत का ये क्लेम है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उसका हिस्सा हैं, मकबूजा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा हैं, और इसलिए उन पे जो है पाकिस्तान ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। तो जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहाँ आके सीईओ बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। दूसरा, फ्यूचर के अंदर अमेरिका जो है वो एम्बार्गो सैंक्शंस लगाना चाहता है चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, तो उसका फायदा भारत को होगा। आपने दहशतगर्दी को जब एक अपना कारोबार बनाया, अब आप उससे निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। आज भी पेशावर के अंदर जो है एक हफ्ते के अंदर 2 पुलिस वालों के ऊपर अटैक। उनकी जरूरत क्यों पड़ती है? और खास तौर पे हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, तो इस किस्म के बयानात ज़्यादा आने लगे हैं। और ख़ास तौर पे राजनाथ सिंह की जानिब से, जो डिफेंस मिनिस्टर, उनकी जानिब से हम देख रहे हैं कि ज़्यादा सख्त बयानात आ रहे हैं। आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है कि भारत बहुत जल्द पीओके पर कब्जा कर लेगा। ये सुन के पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। वहाँ के मीडिया पर्सन्स राजनाथ सिंह जी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। राजनाथ सिंह जी के बयान के बाद पीओके में दौड़ रही अस्थिरता की लहर को और ज़्यादा ताकत मिल जाएगी। इससे पाकिस्तानी मीडिया चिंतित है और अपना विधवा विलाप शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। खबर आती है कि पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए आईएमएफ के 3 महीनों से तरले करता नजर आता है। दूसरे दिन खबर आती है कि आईएमएफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो राइस एक्सपोर्ट पे बैन किया है वो रिस्ट्रिक्शन काइंडली हटाई जाए, अदरवाइज यूएसए में खास तौर पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। एक दिन खबर आती है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक को ये यकीन दिलवाते नजर आते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम पाकिस्तान से गुर्बत खत्म करेंगे, रोटी कपड़ा और मकान आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरे दिन खबर आती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी इलेक्शन कैंपेन इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं तीसरा टेन्योर मेरा हुआ, तीसरी बार मैं गवर्नमेंट में आया तो इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा दुनिया लोगे, बिजली का बिल भी बढ़ा दोगे, इसके अलावा महंगाई भी आप अपने हमारी मर्जी से जो रेट होगा, दूध का रेट भी हमारी मर्जी से होगा, चावल का रेट भी हमारी मर्जी से होगा। दूसरी साइड पे आईएमएफ, ये हमारा नेबर इंडिया है, उसकी रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो पाबंदी लगाई है आप इसको हटा दें, अदरवाइज अमेरिका में जो है कीमतें बढ़ जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे? तो सब अफसोस कि बॉर्डर के एक पास आपने सूरत हाल बताई है वैसी ही है, और दूसरी साइड पे यहाँ पे फैटफ आपकी नाक की लकीरें निकलवाता है। दूसरा, आईएमएफ ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने?
उन्होंने बल्कि यहाँ तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे, क्यों होंगे, कौन कराएगा, ये एक अलग चीजें हैं। आपके अभी बिजली का रेट है वो बढ़ा है रिसेंटली, उसके बाद वो बिजली के रेट पे इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके 87 मेंबर है इस वक्त कैबिनेट के, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बताना ये चाहूंगा कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, IMF तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है, उनके कांग्रेसमैन, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हत्ता कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इंडियन निजाद है। और जब दूसरी तरफ अभी रिसेंटली आपने और मैंने मिलकर, मुझे अभी याद है कि मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो UPI को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में, एक तो चोई साहब मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि हमारा कंपैरिजन अब भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं। डेफिनेटली वो सर, इवन जो लोग देखते हैं, इंडिया से बड़ी तादाद में ऑडियंस है और वो इस चीज से अब नाराज होते हैं कि भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कंपैरिजन अब नहीं बनता, लेकिन सीखना तो बनता है सर, के सीखना भी नहीं बनता। हाँ, सीखना बिल्कुल चाहिए, मैं समझ, लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। अब तो वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी अब मेरे ख्याल में आपका कंपैरिजन नहीं बनता, वो भी तरक्कियों को टच कर रहे हैं। मुझे अगले दिन मैंने देखा, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था चोइसा, कि चाइना से जो बिजनेस निकल के जा रहा है वो पहले नंबर पे वियतनाम पे जा रहा है, वियतनाम, इंडोनेशिया, और उसके बाद तीसरे नंबर पर थाईलैंड जा रहा है, और उसके बाद बांग्लादेश जा रहा है और भारत जा रहा है। और अगर अगर बांग्लादेश इतने नंबरों पर है तो आप सोचिए, आप तो कहीं भी यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। और दूसरा मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात बताऊंगा, जो उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है, $595 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप 2-2 बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं, 3-3 बिलियन के लिए। अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है, और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। आप मुल्क का कंपैरिजन करना चाहते हैं, आपके मुल्क का अगला केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो IMF अपॉइंट करेगा, वो IMF की मर्जी का होगा, शर्तें फिर दोबारा दी जाएंगी, क्योंकि उसी टेन्योर के अंदर आखिरी किस्त आने की उम्मीद है। लेकिन अब मैं एक ये बात आज से पूछना, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ये बात करना चाहूंगा, आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम जो कर्जा ले रहे हैं ये खर्च कहाँ होगा? जब वो 4 जंगे जीत सकता है, जिसमें से एक जंग में पाकिस्तान के पास एडवांस वेपन्स थे, ठीक है, पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट थे, तब इंडिया जीत गया। तो आज तो कोई कंपैरिजन बैठता ही नहीं, क्योंकि फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से जाए, आजकल तो देखें इंटरनेशनल सिपरी के सारा ही डेटा हमारे सामने है, किसकी कितनी ताकत है, किसकी कितनी नहीं है, हर मुल्क का आप बैठ के एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ एटम बम, इंडिया के पास न्यूक्लियर बम भी है, थर्मोन्यूक्लियर भी है, हाइड्रोजन भी है, उनके पास बायोकेमिकल भी है। यू फॉलो द मनी। आप भी कारोबारी है ना, आप भी हर चीज को कारोबार की नजर से देखते हैं, मनी की नजर से देखते हैं। सर मैं देखूं ना देखूं, दुनिया कारोबार से देखती है, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट कारोबार से देखते हैं। इंडिया को ये पता है कि अगर मैं आजाद कश्मीर ले लेता हूँ, सेंट्रल एशिया का डायरेक्ट रूट है, तो मेरी GDP में $2 ट्रिलियन का एडिशन हो जाएगा। गवर्नमेंट्स ऐसे सोचती हैं, सिमिलर अमेरिका भी ऐसे ही सोचता है, दुनिया का हर मुल्क ऐसे ही सोचता है। अभी 2020-21 में जो गरीबी है, वो गरीबी है करीब 20 करोड़ इंडिया में अभी भी हैं। 2030-31 में वो 20 करोड़ घट के आपके हो जाएंगे 7 करोड़। ये पाकिस्तान के जो पास कश्मीर है, वहां के जो लोग रहने वाले हैं वो भी पाकिस्तान से इतने खुश नहीं हैं। आया ये पॉसिबल है कि इंडिया इस तरह वापस ले सकता है? देखिए, इंडिया के पास 3 तरीके हैं लेने के कानूनी। पहली चीज है कि पाकिस्तान खुद दे दे, पीस डील जो होती है, पीस डील के तहत हो जाए, कि बातचीत होके वापस जाए। दूसरा है कि इंडिया हमला करके ले।
तीसरा है कि इंडिया अपनी जो पावर है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, उसको यूज करके यूएन के पीस कीपर्स को बोले कि यूएन की जो आर्मी या मिलिट्री पीस कीपर्स जो होते हैं वो आके पूरे कश्मीर में डिप्लॉय हो जाए, और उसके बाद वो फिर जाहिर सी बात है घूम फिर के वो इंडिया के पास जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं। देखिए, इंडिया ने इतना टाइम, पहली बात तो ये राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट तो नहीं था, लेकिन वो एक इंडिया के यूनियन मिनिस्टर है, मेरे ख्याल से पाटिल नाम है, उनका स्टेटमेंट ये था कि 24 से पहले अगर कोई ले सकता है तो वो पीएम मोदी है। ठीक है, ये काबिलियत उनके पास है। अच्छा, अब इसके अंदर हम जाते हैं कि इंडिया ने इतना टाइम क्यों लगाया। क्या वो केपेबल नहीं है? क्या वो डरता है कैजुअलिटी से या कोलेटरल डैमेज से? तो सर, मेन पॉइंट में इधर ये है कि अगर मुझे किस एरिया को कैप्चर करना है तो मेरी पहली कोशिश ये होगी कि उस एरिया के लोग मुझे पसंद करें, नहीं तो कैप्चर करके भी मेरे लिए अजाब हो जाएगा। तो जब तक के पीओके के लोग खुद नहीं बोलते या आजाद कश्मीर के लोग खुद नहीं बोलते कि यार हमें ले जाओ, हमें जुड़ना है, तब तक इंडिया, अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया के कब्जे में भी है तो इंडिया क्या कर लेगा? मसले मसाइल है ना इंडिया के लिए। लेकिन अगर वो वही लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो इंडिया उसको कैप्चर करके या जो भी है अपने अंदर मिला के असिमिलेट करके उसको बहुत जल्दी ग्रोथ भी दे सकता है, बहुत जल्दी पॉलिसीज, इलेक्शन, 50 चीजें और भी कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है, जो मोदी जी अभी तक नहीं कर रहा है। कब करेंगे ये अब हमें भी नहीं पता, लेकिन करेंगे ये हमें पता है। अब इसके अंदर देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, जैसे इंडिया ने अभी भी 24 सीटें उनकी पार्लियामेंट में खाली हैं, वो 24 सीटें आजाद कश्मीर की हैं। तो अभी उनकी स्टार्टिंग से खाली पड़ी है कि जब भी आजाद कश्मीर आएगा तो इन 24 सीटों पे वहां के इलेक्टेड लोग आके बैठेंगे। इसके अलावा आपको पता ही है 94 का उनका रेजोल्यूशन है। महाराजा हरी सिंह लीगली अगर जाए तो लीगली तो हर चीज इंडिया के फेवर में है, और अगर आप यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से जाए तो भी इंडिया के फेवर में है, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशन की जो पहली शर्त है वो पाकिस्तान के लिए है। तो पाकिस्तान ने कभी पूरी नहीं की पहली शर्त, तो वो इंडिया के फेवर में चला गया। अगर इंडिया चाहे तो यूएन से पूरा का पूरा कश्मीर का केस विड्रॉ भी कर सकता है, ये भी इंडिया के पास पावर है, क्योंकि उसका जो एप्लीकेंट है वो खुद इंडिया है, नेहरू भाई साहब लेके गए थे। तो इंडिया अगर विड्रॉ कर लेता है तो ये रेजोल्यूशन भी खारिज हो जाएंगी, ये किसी काम की नहीं है, जीरो होगी, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, हिस्ट्री रिकॉर्ड्स में पड़ी रहेंगी ये कभी पास हुई थी। तो सर अब देखें, मिलिटरीली तो ले सकता है इंडिया आज की तारीख में, क्योंकि मिलिट्री का भी कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान का नहीं रहा। बात ये है कि लोगों का क्या करेंगे, जाएंगे। अब एटमी पावर को सिर्फ बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है पूरी दुनिया में। बड़े बम आते हैं, एटम बम से बड़ा होता है थर्मो न्यूक्लियर बम से हाइड्रोजन बम है, उससे ऊपर जाए तो केमिकल वारफेयर। आपको पता है इंडिया के पास सारे बम है,